स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल जीएस प्लैनेट पर। आज हम लोग 6 और 7 अगस्त के करंट अफेयर्स को देखेंगे क्वेश्चन पर आधारित, जैसा कि हम लोग डेली करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आज नहीं है, ठीक है, फिर भी जो है देख लिया जाता है। हाल ही में खेल रत्न, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया गया है। इसके पहले किसके नाम पर यह पुरस्कार था? रिसेंटली खेल रत्न अवार्ड हैज़ बीन नेम्ड ऑन मेजर ध्यानचंद। बिफोर दैट द अवार्ड वॉज नेम्ड ऑन विच पर्सन? ये आपको बताना है। ये उल्टा भी पूछ सकता है, ठीक है। सही आंसर क्या है? राजीव गांधी। इससे पहले राजीव गांधी जी के नाम पर ये अवार्ड हुआ करता था, लेकिन अभी मोदी जी ने फैसला लिया है कि अभी इसका नाम मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर होगा, ठीक है। अगर हम बात करें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, तो भारत में राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार है, ये खेल में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है। इट इज़ द हाईएस्ट अवार्ड इन स्पोर्ट्स, ठीक है। खेल में ये सर्वोच्च पुरस्कार है जिसको भी दिया जाता है। तो साल भर में क्या होता है, देखा जाता है कौन किस खेल में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देश के लिए किया है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस अगर हुई है तो वो उसको साल भर के साल में दिया जाता है, ठीक है। जैसे पिछली बार 2019 में इसका जब क्या कहते हैं कि अनाउंसमेंट हुआ था, तो रोहित शर्मा को मिला था, बजरंग पुनिया को मिला था। तो ऐसे बहुत सारे खेल में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1992 में। कब हुई थी? 1992 में कांग्रेस की सरकार ने राजीव गांधी के नाम पर इसको किया। अब इसको लेकर डिबेट शुरू हो गया कि क्या इनका नाम हटाकर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर रखना चाहिए। मैं इससे सहमत हूँ, क्योंकि राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे भारत के। ये 7वें प्राइम मिनिस्टर थे। एग्जाम में मान लो पूछ लिया जाएगा कि राजीव गांधी जी कौन थे, तो ये 7वें प्राइम मिनिस्टर थे। इन्होंने 1984 से लेकर 89 तक का कार्यकाल संभाला था, ठीक है। तो इस बीच ये प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो ये पॉलिटिशियन थे। पॉलिटिशियन के नाम पर खेल अवार्ड देना मुझे कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है। जाहिर सी बात है, स्पोर्ट्स कैटेगरी का अगर कोई अवार्ड है तो स्पोर्ट्स में हाईएस्ट जिसने कंट्रीब्यूशन किया, जैसे मेजर ध्यानचंद जी हैं या सचिन तेंदुलकर जी हैं, या इसके अलावा कहते हैं कि अब अपनी नई जनरेशन में कपिल देव जी हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, ठीक है। धनराज पिल्लई जी हैं हॉकी में। तो इस तरह के जो स्पोर्ट्स में जिनका योगदान है उनके नाम पर होना चाहिए, जो कि सरकार ने अच्छा कदम लिया। डिबेट चाहे जितनी हो, लेकिन ये एक सकारात्मक फैसला है। अब प्रश्न उठता है कि मेजर ध्यानचंद जी कौन है? मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, मैजिशियन ऑफ हॉकी कहा जाता है, क्योंकि जब ये ओलंपिक खेलते थे, देखिए ये किड्स के लिए खेलते थे। ये इस समय क्या हुआ करता था, ब्रिटिश भारत, हमारी टीम हुआ करती थी ब्रिटिश भारत, क्योंकि भारत में ब्रिटिश सरकार हुआ करती थी, ठीक है। ब्रिटिश भारत के लिए खेलते थे, ठीक है। 1928, 32 और 36, ये 3-4 ओलंपिक इन्होंने खेला था। और इन्होंने लगातार बहुत सारे गोल किए थे अपने हॉकी से। इतने गोल ये करते थे, इसलिए इनको क्या बोला गया था? हॉकी का जादूगर। इन्होंने देखो 1936 का जो बर्लिन ओलंपिक था, जिसको देखने हिटलर स्वयं आया हुआ था, तो वहाँ पे उन्होंने 13 गोल डाले थे और उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से जर्मनी को सेमीफाइनल में हराया था। जिसके बाद इनको ऑफ़र किया था, उस समय ऐसा कहा जाता है, पता नहीं सच है कि नहीं, कि हिटलर ने इनको बोला था आप जर्मनी के लिए खेलो, आपको जो चाहिए हम दे देंगे, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था। तो उस समय का इनका नेशनल जो जज्बा था, उनको बोला भी गया था कि आप तो ब्रिटिश भारत के लिए खेलते हो ना, तो आपका अपना देश कहाँ है? लेकिन उन्होंने कुछ इसका जवाब नहीं दिया था, इन्होंने मना कर दिया था। तो इससे पहले भी जो है बहुत सारे ओलंपिक में इन्होंने गोल किए थे, कुल 39 गोल किए थे। तो हॉकी में इनका कंट्रीब्यूशन ज़बरदस्त था। जब तक इन्होंने खेला, हॉकी सर्वोच्च पर थी भारत की। लगातार इन्होंने गोल जीते हैं। और कल आपको पता ही होगा हॉकी में क्या हुआ। हॉकी में हमने ब्रॉन्ज जीता, जो कि 40-41 साल बाद हमने कोई पदक जीता था, ठीक है। तो ये मेजर ध्यानचंद। अच्छा, एक और चीज़ है, इनका जन्मदिन कब होता है? एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो प्रत्येक 29 अगस्त को इनका जन्मदिन होता है। अब 29 अगस्त को एक और महापुरुष का जन्म होता है, आपके मैथ वाले सर, ठीक है, पुनीत सर। पुनीत सर का भी जन्मदिन होता है। और इस दिन क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस। एग्जाम में पूछा जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस, इसीलिए पुनीत सर बहुत खेल खेलते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक है। नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन होता है। क्लियर है? अब एक और सम्मान इनको दिया गया है कि खेल का हाईएस्ट अवार्ड अब राजीव गांधी की जगह मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी आप और खबरें पढ़ लीजिए। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? हिरोशिमा डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? तो कब मनाया जाता है? ये प्रत्येक 6 अगस्त को मनाया जाता है। अब ये कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग अगर नहीं जानते हैं तो उनको जानना जरूरी है कि हिरोशिमा दिवस क्या है। देखिए, 1939 से लेकर 1945 के बीच में क्या चला था? सेकेंड वर्ल्ड वार चला था। क्या चला था बच्चा? सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध चला था, ठीक है। इस विश्व युद्ध में 2 ग्रुप हुआ करते थे। एक ग्रुप था जर्मनी वाला, जर्मनी, जापान, ये ग्रुप था। और एक ग्रुप था यूके, फ्रांस,
ठीक है, यूएसए, रशिया, तो ये सब देश हुआ करते थे। तो कुल मिला के हुआ क्या था कि लगातार जो युद्ध जर्मनी और जापान बहुत एग्रेसिव तरीके से लड़ रहे थे, इसी बीच क्या होती है, यूएसए की एंट्री होती है और रूस की एंट्री होती है सेकंड वर्ल्ड वॉर में 1941-42 में। बाद में 1945 में क्या होता है, 6 अगस्त 1945 को यूएसए ने परमाणु बम गिरा दिया। कहाँ पर, जापान में। और किस शहर में गिराया था, हिरोशिमा। एक और शहर में गिराया था, नागासाकी, 9 अगस्त को। तो उस दिन नागासाकी डे मनाया जाता है। ये दुनिया के सबसे भीषण घटनाओं में से एक है, क्योंकि परमाणु बम से हमला करने के बाद वो दोनों शहर तबाह हो गए थे। तो हिरोशिमा में कब गिराया गया था, 6 अगस्त को गिराया गया था। इसी को याद करते हुए ये दिवस मनाया जाता है। अमेरिका ने बाद में माफ़ी भी मांगी थी, बाद में माफ़ी मांगी जब सब कुछ सही हो गया, यूनाइटेड नेशन का गठन हो गया, तो उन्होंने कहा था ये नहीं होना चाहिए। फिलहाल इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था जापान को। अच्छा, जिस बम को गिराया गया था उसका नाम क्या था, लिटिल बॉय, ये एग्जाम में पूछा जाता है। और जो दूसरा वाला बम जो 9 अगस्त को गिराया गया था उसका नाम था फैट बॉय। ठीक है, एक लिटिल बॉय, एक फैट बॉय, ये कोड वर्ड होते हैं, ये नाम रखा गया था। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाएगा हिरोशिमा कौन से देश में है, तो जापान में है। ठीक है, क्यों हुआ था, विश्व युद्ध का कारण हमने आपको बता दिया। अब देख लेते हैं जापान के बारे में थोड़ा सा। जापान की ये लोकेशन है, एशिया का एक देश है, बहुत ही महत्वपूर्ण देश है, दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी है। 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी का मतलब समझ, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। इसके पीएम कौन है, योशिहिदे सुगा, शुगर हो गया है, सुगा है। ठीक है, योशिहिदे सुगा। कैपिटल कौन है, इससे पहले शिंजो एबे हुआ करते थे काफ़ी समय तक। कैपिटल इसकी क्या है, टोक्यो, जहाँ पर ओलंपिक 2020 का आयोजन हो रहा है अभी तक। ठीक है, यहाँ पर जापान जो पूछा जाता है इसके लिए बहुत पूछा जाता है कि वोल्केनो यानी ज्वालामुखी, यहाँ पर एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है फ्यूजियामा। क्या नाम है बच्चा, फ्यूजियामा। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया। और ये किस प्रकार की ज्वालामुखी है, डोरमेंट, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सुसुप्त ज्वालामुखी। क्या बच्चा, सुसुप्त। सुसुप्त का मतलब होता है कि वो लगातार वहाँ से लावा नहीं निकलता, मैग्मा का इरप्शन कॉन्स्टेंटली नहीं होता, बीच बीच में होता है, अचानक से कभी हो जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि फ्यूजियामा वोल्केनो किस देश में है, तो जापान में है। ठीक है, और यहाँ की करेंसी क्या है, येन है, येन इसकी करेंसी है। ठीक, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। दूसरी बात, एक और चीज़ पूछा जाता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक कब खुला था, 1966 में खुला था। और ये कहाँ है, फिलीपींस में। ठीक है, कहाँ है ये, फिलीपींस देश दिख रहा है, फिलीपींस की राजधानी मनीला। अब प्रश्न उठता है, अगर एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला में है, फिलीपींस में, तो हम यहाँ क्यों जगह रहे, क्योंकि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक में सबसे बड़ा शेयर होल्डर कौन सा देश है, जापान है। इसने सबसे ज़्यादा पैसे लगाए हैं किसमें, एशियन डेवलपमेंट बैंक। 1966 में कहाँ खुला है, मनीला, फिलीपींस। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ये देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, जून में ये क्वेश्चन आया हुआ, तो जून में मैंने ये क्वेश्चन किया हुआ था, फिर से देखते हैं। ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, हु स्वर्न इन द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। एक्चुअल हुआ क्या था, प्रेसिडेंट का इलेक्शन जून में हुआ था ईरान में, और वहाँ पे एक व्यक्ति जो है क्या होता है, चुनाव जीत कर आए थे, तो वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट थे। अब उनको अपॉइंट कर दिया गया, अब उन्होंने शपथ ले ली, तो शपथ ले ली का मतलब स्वर्णिम। ठीक है, कौन है बच्चा, इब्राहिम रईसी। इब्राहिम रईसी नए राष्ट्रपति बने, इससे पहले हसन नूरानी हुआ करते थे। तो ये किसकी जगह लेंगे, हसन नूरानी की जगह लेंगे। आयतुल्ला खामने क्या है, धार्मिक नेता। देखिए ईरान एक धार्मिक मुल्क है, शिया मुल्क है। क्या है, शिया मुल्क। इस्लाम में 2 धड़े होते हैं, एक होता है सुन्नी जिसका लीडर कौन है, सऊदी अरब, और दूसरा होता है शिया जिसका लीडर कौन है, जो है ईरान। तो ये दोनों, सऊदी अरब और ईरान में हमेशा लड़ाई चलती रहती है, क्योंकि दोनों एक ही मज़हब को मानते हैं लेकिन अलग अलग तरीके से मानते हैं। इनकी अलग मस्जिदें होती हैं, इनके अलग तौर तरीके होते हैं, और एक दूसरे को ये पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, और दुनिया में बहुत बड़ा विवाद है इन दोनों जो है धार्मिक समुदायों को लेकर। ठीक है, तो शिया को रिप्रेजेंट कौन करता है, ईरान करता है, तो इसी के ये धार्मिक नेता हैं। ठीक है, धार्मिक नेता मतलब ये राष्ट्रपति की, मतलब ये इनसे ये सबसे मजबूत नेता माने जाते हैं, बाकी राष्ट्रपति। समझ में आते, इस तरह से देख रहे हो, हाँ ये होता है। तो ईरान में देख रहे हो आप, इन्होंने अपॉइंट किया किसको, जो है इब्राहिम रईसी को। आयतुल्ला खामनेई यहाँ के रिलीजियस लीडर या सुप्रीम लीडर जो बोला जाता है, कि सर्वोच्च नेता है। ठीक है, ये ईरान के बारे में बात थी। ईरान के अगर लोकेशन देखें तो ये गल्फ़ कंट्री में है, गल्फ़ मतलब खाड़ी देशों में है। ये आपको दिख रहा है, ये सऊदी अरब वगैरह देश हैं, यहाँ पर आपको ईरान दिख रहा है। ईरान का बॉर्डर देखिए, ये तुर्कमेनिस्तान, ये अफ़गानिस्तान, ये अपना शांतिप्रिय पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। ठीक है, और इधर क्या है, इधर है आपका इराक, और उधर क्या है अजरबैजान, इधर क्या है तुर्की। ठीक है,
क्लियर है। तो इस तरह से अजरबैजान है और यहाँ पे आर्मेनिया है, तो बहुत सारे देशों के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है, देशों को शायद ना पूछा जाए, लेकिन आपको एक कैस्पियन सागर दिख रहा है, ये कैस्पियन सागर या कैस्पियन सी, वहाँ से भी ये बॉर्डर बनाता है। ठीक है, ईरान, ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। क्या है राजधानी? तेहरान। और ईरान से एक और प्रश्न बनता है जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ईरान पर भारत एक बंदरगाह डेवलप कर रहा है इस लोकेशन पर, उसका नाम क्या है? एग्जाम में पूछा जाता है, इसका नाम है चाबहार। क्या नाम है? चाबहार। ठीक है, चाबहार एक बंदरगाह है, एक जो भारत डेवलप कर रहा है। इससे क्या होगा, भारत जो है यहाँ पे जब इसे डेवलप कर लेगा तो अफ़गानिस्तान तक पहुँचने के लिए हमें पाकिस्तान पर निर्भर नहीं रहेगा। क्या होगा, मुंबई से ऐसे जाएगा सामान, ठीक है, यहाँ पे उतरेगा, यहाँ पर फिर क्या हो रहा है, एक सड़क भी बनाई जा रही है। क्या बनाई जा रही है? एक सड़क बनाई जा रही है जो यहाँ से शुरू होगा चाबहार से और जेरान नामक जगह पर ख़त्म होगा अफगानिस्तान, तो सड़क से जुड़ गया, तो यहाँ से सामान जाएगा चाबहार और चाबहार से पहुँच जाएगा अफगानिस्तान। इस तरह से हम पाकिस्तान को बाईपास कर देंगे। तो एग्जाम में ये आजकल बहुत पूछा जा रहा है कि चाबहार पोर्ट किस देश में है, तो चाबहार पोस्ट किस देश में? ईरान। और कौन डेवलप कर रहा है? भारत। ठीक है, तो ईरान से एक क्वेश्चन ये आपको पता होना चाहिए। इसकी कैपिटल हमने बता दी, और राष्ट्रपति धार्मिक नेता तो हमने पिछले स्लाइड में ही कवर कर लिया था। वोल्केनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी यहाँ पर दो है, एक है देमबंद और दूसरा है कोह सुल्तान। देमबंद, गोल सुल्तान, देमबंद, कोह सुल्तान। और ये सब एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब होता है मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी का मतलब होता है अब यहाँ जो ये लोकेशन है इनकी, अब यहाँ पर ज्वालामुखी में से लावा का उद्भेदन नहीं हो रहा, मैग्मा का इरप्शन पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, अब यहाँ पर हलचल इस तरह की नहीं हो रही है। तो देमबंद और कोह सुल्तान भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो तेहरान एक कैपिटल है, ये याद होना चाहिए। क्लियर हुआ, समझ में आया? तो ये बात थी किसकी? आपका ईरान की। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आज का और अंतिम क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन सा देश शामिल हुआ? ध्यान दीजिए, पांचवा देश है जो शामिल हुआ है। इस पिछले महीने हमने देखा था स्वीडन शामिल हुआ था, इस बार एक और यूरोपीय देश शामिल है। रिसेंटली विच कंट्री ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस? तो कौन सा है? तो ये जर्मनी शामिल हुआ है। कौन? जर्मनी। देखते हैं क्या है न्यूज। जर्मनी बिकम्स 5th कंट्री टू साइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, देख लेते हैं। पर सबसे पहले तो ये समझते हैं कि भैया अंतर्राष्ट्रीय सौर एजेंसी है क्या। देखिए आईएसए, इसका गठन कब हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस या अंतर्राष्ट्रीय सौर एजेंसी का गठन कब हुआ था? तो बच्चा इसका गठन हुआ था 2015 में। कब हुआ था? 2015 में। और इसका जो मसौदा तैयार किया था किसने? मसौदा दो देशों ने मिलकर तैयार किया था, एक फ्रांस और एक इंडिया। इंडिया से ये आइडिया किसका था? ये आइडिया था प्रधानमंत्री मोदी जी का, और फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे इमैनुअल मैक्रोन, दोनों की सहमति से फ्रांस में पेरिस समिट हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय पेरिस सम्मेलन। इतना डेट में मत जारी, बस इतना समझिए पेरिस सम्मेलन कब हुआ था? 2015 में हुआ था, कि पर्यावरण के मुद्दे पर हुआ था। तो कैसे भविष्य में ऊर्जा को हम बचा सके, इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस बनाया गया। आइडिया क्या है कि भैया सूर्य, जिन जिन देशों में सूर्य बहुत अच्छे तरीके से निकलता है, लंबे समय तक निकलता है, तो सूर्य की एनर्जी को टैप किया जाए किसके द्वारा? पैनल के द्वारा, और उससे क्या बनाया जाए? सोलर एनर्जी। क्या बनाया जाए? सोलर एनर्जी, यानी बिजली की ज़रूरतों को हम सूर्य से प्राप्त करेंगे, तो ये एक तरह का क्लीन एनर्जी होगा, ये पर्यावरण के लिए सुरक्षित होगा। और ये कहाँ बन सकता है? उन्हीं देशों में बन सकता है जहाँ पर सूर्य अच्छा खासा अमाउंट समय तक निकलता हो, अच्छे खासे समय तक निकलता हो। तो ऐसे कुल कितने देश आइडेंटिफाई किए गए थे? 121 देश। 121 देश ऐसे देश हैं जहां पर सूर्य लंबे समय तक के लिए निकलता है। ये ज़्यादातर देश कहाँ? या तो कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास पाए जाते हैं। तो शुरुआत में यही हुआ था कि केवल इन्हीं 121 देशों को मेंबरशिप दी जाएगी इस संगठन में। तो आपसे पूछा जाएगा जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो कितने हैं? वो 121 अभी भी हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में ये हो गया कि इसके अलावा भी 121 देश जो कर्क और मकर के आसपास हैं, इनके अलावा देश भी शामिल हो सकते हैं, बस उनको एक एग्रीमेंट साइन करना होता है। समझ में आया? तो इस तरह से जर्मनी आईएसए फ्रेमवर्क के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पांचवा देश बन गया। इसके पहले चौथा देश कौन बना था? स्वीडन। स्वीडन ने जो है स्वीडन शामिल होता है, अब जर्मनी, क्योंकि जर्मनी और स्वीडन ये दोनों यूरोप में, ना तो ये कर्क रेखा के आसपास हैं और ना ही मकर, तो इनको मेंबरशिप कैसे मिल गई भाई? क्योंकि अब सुधार हुआ है। सुधार क्या हुआ है कि अब कोई भी देश बन सकता है, बस उसको ये एग्रीमेंट साइन करना होगा। क्लियर है? तो ये बात थी अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस की, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की एक और बात है, इसका जो मुख्यालय है पूछा जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर भैया गुरुग्राम इंडिया में है। कौन है? कहाँ पर है? गुरुग्राम इंडिया। और इसके जो हेड हैं वो अजय
राठौर साहब है, ठीक है, अजय राठौर साहब इसके हेड है, गुरुग्राम हेडक्वार्टर है। पूछा जाएगा कितने सदस्य, 121 कब स्थापित हुआ था, 2015 में। किसका प्रपोजल था, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है, ये है। अब जर्मनी की बात कर लेते हैं। जर्मनी जो है यूरोप का बहुत महत्वपूर्ण देश है, ठीक है, ये विश्व युद्ध में भी शामिल हुआ था, ये आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जर्मनी की अगर बात करें, इधर देख लेते हैं। जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन, क्या है, बर्लिन, ठीक है। इसकी मुद्रा क्या है, यूरो, और इसके राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर। एक चीज़ यहाँ पर लिखना मैं भूल गया, उसको लिख लीजिएगा कि फ्रांस में लेकिन सबसे बड़ा नेता कौन होता है, उसको चांसलर बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, चांसलर, क्या बोलते हैं, चांसलर बोलते हैं। जर्मनी का चांसलर कौन है, एंजेला मर्केल, ये सबसे बड़ा नेता होता है, ठीक है, एंजेला मर्केल। जैसे अपने यहाँ प्राइम मिनिस्टर होते हैं वैसे यहाँ पर क्या होता है, चांसलर होता है, एंजेला मर्केल, ठीक है, एंजेला मर्केल यहाँ की वो है चांसलर है। एक और चीज़ है जर्मनी में जो पूछी जाती है, ये जो जर्मनी दिख रहा है और आपको डेनमार्क दिख रहा होगा, दोनों के बॉर्डर में से एक नहर, अंतर्राष्ट्रीय नहर बनाई गई है जिसका नाम है कील, क्या है, कील नहर। एग्जाम में पूछ लिया जाए कील नहर कहाँ पर है, तो कील नहर जर्मनी और डेनमार्क के बॉर्डर पर है। ये क्या करता है, ये ऊपर उत्तरी सी, ये नॉर्थ सी है, ठीक है, ये उत्तरी सागर है, और ये बाल्टिक सागर है, ये क्या है, बाल्टिक सागर। तो बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को ये जोड़ता है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कील नहर किसको किसको जोड़ता है, तो कील किसको किसको जोड़ता है भैया, बाल्टिक और उत्तरी सागर, ठीक है, दो सागर जोड़ता है, इधर उत्तरी सागर है उधर बाल्टिक सागर है, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी से प्रश्न बनता है। और कील नहर का निर्माण कब हुआ था, 1895 में जर्मनी ने ही कराया था। तो ये कुछ जर्मनी से रिलेटेड चीज़ें हैं जो पूछ ली जाती है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। लेक्चर को और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, अगर आपको लगता है कि क्वालिटी ठीक है तो और ज़्यादा शेयर करें। कहीं कोई सुझाव ज़रूर बताएं। PDF आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। जिसको कहीं समस्या आ रही हो PDF में तो मुझे मेरे नंबर पर टेलीग्राम आप कर सकते हो, मैं आपको जवाब दे दूँगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।